हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस के बारे में। एनवायरमेंटल एनालिसिस के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे डिस्कस करें, तो एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है जिसमें बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंटरनल और एनवायरनमेंट में आ जाएंगी चीज़ें जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, मशीनरी हो गया, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है जो हमारे पास, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो हमारा, ह्यूमन रिसोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो यूज़ करे जा रहे हैं। एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो गए जैसे कि पॉलिटिकल इश्यूज है, ठीक है, इकोनॉमिकल है एंड एनवायरमेंटल है, सोसाइटी को लेके। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है, कि बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं यहाँ पे, वो हम बात करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बाहर से, या फिर किस किस चीज से थ्रेट है, जैसे इन्फ्लेशन है, पॉलिसी चेंज हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। इंटरनल फैक्टर्स कौन से होंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वीकनेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसकी इंटरनल फैक्टर है। कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्पिटिटिवनेस में ज़्यादा आगे है, ठीक है, उसके पास कोई प्लस पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि उसका जो स्टाफ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्ड स्टाफ है। तो ये हो जाएगा इंटरनल। तो हम उसके बोलेंगे कि वो स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस हो सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो वो इंटरनल चीज़ें हो गई यहाँ पे, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएगा। आगे हम बात करेंगे कि एनवायरमेंटल एनालिसिस स्टेप में क्या क्या आता है। हम एनवायरमेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें करते हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है। फिर उसको स्कैन करा जाता है कि वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है हम पे। फिर उसको एनालाइज करा जाता है कि इसके लिए हम क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, या फिर इसको, फिर आता है फोरकास्टिंग कि इसको देखते हुए फर्दर हमें कैसी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बना के चलनी है, या फिर क्या प्लान्स हमें बना के चलने हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस के बारे में। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो ये सारे के सारे स्टेप्स क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। कि जैसे कि हम बात करें पॉलिटिकल, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर है। इकोनॉमिक, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर इकोनॉमिक में आ जाएगा, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गई है। ठीक है, सोशल, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर सोसाइटी में कैसा ट्रेंड आ गया है, टेक्नोलॉजी में क्या इंक्रीज आया है, ठीक है, क्या चेंज आया है। लीगल मीन्स की क्या यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस में चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही चीज बात करेंगे कि इसमें हम क्या इवैल्यूएट करके चलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट दैट कुड हैव ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे। तो जैसे हमने बात करी कि इसमें 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनल एनालिसिस की। तो ये एक्सटर्नल एनालिसिस हो गया जिसमें पूरा हमने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करा, एक्सटर्नल फैक्टर्स को। इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, जब हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, इनको क्लासिफाई करा गया है, जैसे फिजिकल रिसोर्सेज, लाइक हमारे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एक्सेट्रा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि हम फाइनेंस कहाँ से ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, इक्विटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कैसे वेस्टेज तो नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, जैसे कि हम इसमें बात करेंगे कि रॉ मटेरियल हम कहाँ से ले रहे हैं, लोकेशनल एडवांटेजेस हमें क्या है, रेगुलेटरी प्रोटेक्शन क्या है, एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे नेटवर्क विद द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे सप्लायर है, कस्टमर है, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंडर। तो बेसिकली ये हो गया हमारा इंटरनल एनालिसिस, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं, एनालाइज करके चलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, जैसे कि ब्रांड वैल्यू होगी, गुडविल हो गई। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनालिसिस, एनालिसिस टूल कौन से हैं। जैसे एक्सटर्नल के लिए तो हमने बात कर ली, पेस्टल है। ठीक है, और पेस्टल एनालिसिस करेंगे तो पूरा एक्सटर्नल एनालिसिस हमारा हो जाएगा। इंटरनल एनालिसिस के लिए टूल्स कौन कौन से हैं, पहले हम बात करेंगे गैप एनालिसिस की। तो गैप एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, जो हमारी इंटरनल वीकनेसेस को बताता है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी कैसे है, कि गैप कहाँ आ रहा है। जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था, ठीक है, जो हमने देखा था कि फ्यूचर में हम इतनी चीज अचीव कर लेंगे, वो हमने अचीव नहीं कर पाए एक्चुअल में। तो गैप कहाँ रह गया, क्या
स्ट्रेटजी में कोई कमी थी, वो सारी चीज़ें ये हमें बताएगा इंटरनल वीकनेस कहाँ थी जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में डेफिशिएंसी यहाँ पे आई है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है जब हम गैप एनालिसिस की हेल्प से ये देखते हैं कि फ्यूचर में हमने फ्यूचर पोजीशन हम अपनी बिजनेस की क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें गैप एनालिसिस बता देता है कहाँ हमारी कमियां थी, वीकनेस क्या थी। ठीक है, तो इससे हमें फ्यूचर में क्या अचीव करना है, क्या उसको हम टारगेट सेट करने में हमें हेल्प मिल जाएगी। देन हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन की। तो स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन में हम क्या करके चलते हैं कि स्ट्रेटेजी बनानी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाएगा, एनालिसिस करा जाएगा दैट द आउटकम बोर्ड अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्ट्रेटेजिक प्लान। जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए गए हैं वो कैसे हैं, वो हेल्पफुल है कि नहीं है, जहाँ पर हमें उन्हें चेंज करना चाहिए। बिजनेस जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है वो कैसी होनी चाहिए जिसकी वजह से पूरे बिजनेस को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। फिर हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली बोथ इंटरनल भी है एंड एक्सटर्नल भी है, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो है यहाँ पे वो हमारी इंटरनल एनालिसिस है। ठीक है, इंटरनल हम फैक्टर बात कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स जो है यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है, क्योंकि जैसे हमने बात करी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर हैं इसमें। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो है इंटरनल है एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फिर हम बात करेंगे जो स्वॉट एनालिसिस है, ये हमें कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दे देता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसके दोनों फैक्टर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और मतलब वो पूरा एनालाइज कर सकता है कि किस फैक्टर को लेके हमें जो है वो देख के हमें प्लान्स जो है वो बना के चलने हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कंटीजेंसी प्लानिंग की। कंटीजेंसी प्लानिंग क्या होता है, ये ऑल्टरनेट प्लान जो हम बना के चलते हैं। देखो फ्यूचर अनसर्टेन है, जो भी हम प्लान करें क्या जरूरी थोड़ी है वैसा ही हर चीज पॉसिबल हो जाए। ठीक है, हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करके चलते हैं, ऑल्टरनेट प्लान्स बना के चलते हैं कि अगर कोई हर्डल आ जाता है, कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लान बी जो यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि हमने जैसे बात करी हर्डल्स बहुत सारे आएंगे, रिस्क होगा, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, बट मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे हम जो क्या करके चलते हैं, कंटीजेंसी प्लानिंग करके चलते हैं। जैसे कि कोविड 19 में आपने देखा होगा, कोविड 19 में जब कोविड हुआ तो बहुत सारी कंपनीज जिनके पास प्लान बी नहीं था उनको अपने एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा, बट बहुत सारी कंपनीज ने क्या कर लिया, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, क्योंकि वो प्लान बी था उनका। अब उसके जरिए उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू रखा। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि कंटीजेंसी प्लान जो है वो बेनिफिट देती है हमें, बहुत बेनिफिशियल और अनफेवरेबल इवेंट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करती है, और उनके लिए स्ट्रेटजीज बनाने के लिए हमें हेल्प करती है। राइट, देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स को हमारे कोर्स की हेल्प से, हमारे वीडियोस एंड पीडीएफ्स की हेल्प से जेआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशन एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प मिली है। हमारी जो फ्री वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे अपने एग्जाम को फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करना चाहते हो, उसकी पॉसिबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी अपडेटेड वीडियोस जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी nschoolofbanking.com में। कोर्सेज सेक्शन में आके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। तो उन वीडियोस को, वो अपडेटेड वीडियोस हैं, उन वीडियोस को यूज करके आप जो है पॉसिबिलिटी फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करने के एग्जाम को वो बढ़ा सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉल अंडर एक्सटर्नल एनवायरमेंट इन पेस्टल एनालिसिस, लीगल रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ब्रांड इक्विटी, एनवायरमेंटल पॉलिसीज। तो यस, ऑप्शन ए बी डी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू जो है यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस में नहीं आता है। पेस्टल में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल आता है। तो लीगल भी है यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज भी। तो ऑप्शन जहाँ पे क्या रहेगा, ए बी डी जो है वो करेक्ट रहेगा। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट internal analysis tools or components, gap analysis, SWOT analysis, and contingency plan and evaluation of strategy execution outcomes। तो क्या रहेगा इसका आंसर यहाँ पे, ए बी डी, क्योंकि कंटीजेंसी प्लान जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हम ऑल्टरनेट प्लान्स बना के चलते हैं। इंटरनल एनालिसिस में हमने बात करी थी, गैप एनालिसिस होता है जिससे हम इंटरनल वीकनेस के बारे में जानते हैं, हमारी परफॉर्मेंस में डेफिशिएंसी कहाँ आई है वो जानते हैं। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ है। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमारा
क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा। एंड इवैल्यूएशन जो है हमने बात करी कि स्ट्रेटेजी जो हम बना के चल रहे हैं उसको इवैल्यूएट करना, एग्जीक्यूशन देखना, उसके आउटकम्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये भी हमारा इंटरनल एनालिसिस टूल है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्रोइकोनॉमिक ट्रेंड, असेस रेगुलेटरी चेंजेस एंड फोरकास्ट करते हैं मार्केट शिफ्ट दैट में इफेक्ट इट्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट portfolio. Which stage of environmental analysis is most strongly represented? Identifying, scanning, analyzing या फिर forecasting? तो यस, डी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फोरकास्ट करा जा रहा है कि क्या शिफ्ट आने वाला है यहाँ पे, क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्रेडिट पोर्टफोलियो में इफेक्ट डालेगा जो मार्केट शिफ्ट है यहाँ पे। तो ये फोरकास्टिंग यहाँ पे करी जा रही है, ना कि आइडेंटिफाइंग, स्कैनिंग, एनालाइजिंग। देन हम बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है अ बैंक परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस फॉर अ न्यू डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड करेक्टली क्लासिफाई एज अ थ्रेट? अब थ्रेट यहाँ पे क्या रहेगा? हाई ब्रांड लॉयल्टी अमंग इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, competitors launching AI enabled digital banking platform, strong internal analytic team, या फिर exclusive partnership with a government payment entity। ये है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि हमारे जो कंपटीटर है वो ऑलरेडी एआई एनेबल्ड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, सो वो हमारे लिए यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट के लिए एक थ्रेट हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें बोला जा रहा है, असर्शन है कंटीजेंसी प्लानिंग हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शन। अगर कोई आ गई है, कोई हर्डल आ गया है, तो हमारे पास जो प्लान बी है वो हमें हेल्प करेगा, ठीक है। देन इसमें रीजन दिया जा रहा है, दिस इज बिकॉज कंटीजेंसी प्लान जो है वो डिजाइन करे गए होते हैं ओनली आफ्टर डिस्ट्रप्टिव इवेंट अकर होने पे ही, कि अगर डिस्ट्रप्टिव इवेंट होता है, ठीक है, तभी हम उसको डिजाइन यहाँ पे करा जाता है। देन हम यहाँ पे बोले जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू है, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, बी ए एंड आर ट्रू बट आर डजंट एक्सप्लेन ए, या फिर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, कि ए यहाँ पे करेक्ट है, यस, कि कंटीजेंसी प्लान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं रिस्पॉन्स करने में, कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शन आ जाती है, जैसे हमने कोविड-19 में ही देखा, उस एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम का जिनके पास ऑप्शन था, तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करा, उन उन लोगों की, उन एम्प्लॉयज़ की जॉब भी कंटिन्यू रही। बाकी बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस ने फायरिंग भी करी। अब यहाँ पे जो रीजन है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि दिस इज बिकॉज कंटीजेंसी प्लान्स आर डिजाइंड ओनली आफ्टर, कि डिस्ट्रप्टिव इवेंट अगर हो जाता है तभी हम यहाँ पे कंटीजेंसी प्लान बना के चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम प्लान बी जो है वो साथ के साथ ही बना के चलते हैं, कि अगर कोई हर्डल आता है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल में ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, या फिर हम प्लान जो है वो दूसरा यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।